चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर जो दिया गया इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था अमुक्तमाल्यदा, ये रचना आपके दोस्तों तेलुगु भाषा में, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा तेलुगु भाषा में। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहां पर निर्मित किया था। चलिए कमेंट करें कि भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहां पर निर्मित किया था, इसका जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा। चलिए टू की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं, और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर कोचीन, जिसका भी ऑप्शन आया है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरोप वासियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत जो आए थे, है ना, उनका लक्ष्य था यूरोप भेजे जाने वाले मसालों पर एक अधिकार स्थापित करना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उस शासक का नाम बताएं जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं वास्को डिगामा का जो कि कालीकट में स्वागत किया था, यहाँ पर कौन, जमोरिन ने स्वागत किया था ना, बहुत ही धूमधाम तरीके से स्वागत किया था। तो इसका जो ऑप्शन है 3 नंबर में वो ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब आप बात आती है कब, तो आप कहेंगे 17 मई 1498 दोस्तों याद रखिएगा, ये कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा, तो आपके कप्पकबाड़ू में पहुंचा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था। चलिए बताइएगा कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण इनमें से क्या रहा है। यहाँ पर 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए कमजोर सामुद्रिक शक्ति, क्या, कमजोर सामुद्रिक शक्ति, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कमजोर समुद्री शक्ति के कारण अंग्रेजों द्वारा क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे, अंग्रेज इसमें से इनको पराजित कर दिए थे। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए भाई, है ना, क्लास चल रही है और स्क्रीन भी दिख रही है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। चलिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर जवाब देना है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मौलवी अहमद उल्ला, ठीक है ना दोस्तों, मौलवी अहमद उल्ला ये आपके तमिलनाडु के थे, ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुए, आपके फैजाबाद में आकर रहने लगे थे। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों को धूल चटाने वाले व्यक्ति कौन थे, आपके यही थे, इन पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था दोस्तों, याद रखिए। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, बताइए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, देखिए 6 नंबर के भी ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, स्वदेशी आंदोलन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। अगर हम आपसे पूछे बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई, क्या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एकत्र होकर, है ना, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गांधी इरविन समझौता हुआ था, बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है आपके 1931 में, कब है, तो गांधी इरविन समझौता, जो कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए दिल्ली समझौता तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहते हैं, जो कि आपके 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे लाल कुर्ते आंदोलन के नेता कौन थे, लाल कुर्ते आंदोलन के नेता कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लॉक किया जाए। 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी,
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपके 1924 में, वो भी कहां पर, तो आपके कानपुर में। तो याद रखिएगा अक्टूबर 1924 में कहां पर है, तो आपके कानपुर में की गई थी। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दोस्तों ये शब्द जो कहा था किसने कहा था? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, जिसका ऑप्शन है यहां पर आपका कौन सा, आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आप बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो यहां पर दिया गया है कि कटिहार जो कि आपके जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, यहां पर बर्नपुर लोहा और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, बांसबेरिया दिया गया है, बांसबेरिया। दोस्तों बांसबेरिया जूट उद्योग के लिए है, ना कि इंजीनियरिंग के लिए है। ये किसके लिए है? आपके जूट के लिए आपका है, याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और कोरबा कहाँ है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किन ग्रहों का संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? अर्थात आपसे पूछा गैसीय ग्रह कौन से होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो आपके जैसे आपका सूर्य हो गया है ना, फिर बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके लास्ट के ये 4 होते हैं, ये लास्ट के जो 4 हैं दोस्तों ये गैसीय ग्रह हैं, और लास्ट स्टार्टिंग के जो शुरू के हैं इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। और इनमें उसी प्रकार से कह सकते हैं हर चीजें उपस्थित है जैसे आपकी पृथ्वी की है। तो याद रखिएगा यहाँ पर लास्ट वाले क्या है? गैसीय। अर्थात यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके गैसीय ग्रह होते हैं, या इन्हें बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, और देखिए आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं जनगणना, है ना, रटा होगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 17.7%। ऑप्शन जिसका है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो दोस्तों ये बताना है कि अंतर्देशीय आधार पर आंतरिक जलमार्गों का जो सर्वाधिक विकास हुआ है ये कहां पर हुआ है? यहां पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ये बनेगा पश्चिमी यूरोप में। कहां पर? पश्चिमी यूरोप में, जैसे कि आपका अमेरिका भी हो गया। अंतर्द्वीपीय आधार पर सर्वाधिक हुआ है यहां पर यूरोप में, ठीक है। आंतरिक जलमार्गों का क्या, आंतरिक जलमार्गों का जो हुआ है वो आपकी कहां पर है? तो ऑप्शन बनेगा पश्चिमी यूरोप, जो था जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अंतर महाद्वीपीय लगा दिया है ना, इसलिए आंतरिक जलमार्ग है, अंतर महाद्वीपीय है। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त की जाती है? तो आंतरिक जलमार्ग के रूप में सबसे उपयुक्त नदी इनमें से कौन सी है? यहाँ पर देखिए 15 नंबर में डेन्यूब और राइन। तो दोस्तों आपने यहाँ पर पढ़ा राइन नदी, देखते हो यहाँ पर जो राइन नदी है, राइन नदी है ना, जो कि देखा जाए कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। उसके बाद कौन सी आती है? डेन्यूब नदी आती है, ठीक है। इसके बाद डेन्यूब नदी आती है जो कि जल मार्ग के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, कूट सहायता से गलत कथन पर यहाँ पर चयन करना है, क्या गलत है क्या नहीं गलत है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर भी दिख गया है 16 नंबर में। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है, ना कि नई दिल्ली में है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका बी दिया है वो गलत दिया है। ये कहाँ पर है आपका है सिडबी का? तो आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 1958 में। कब की गई थी? 1958, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जिसे बोलते हैं नेफेड। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को बोलते हैं नेफेड, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। नेफेड के बारे में एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता क्या है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनरेगा योजना के अंतर्गत जो परिवार के वयस्क सदस्य होते हैं, जो काम करने के इच्छुक होते हैं, रोजगार वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन सी बनेगा, याद रखिए किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, यहाँ पर आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे परिवार के ऐसा तो नहीं है, सिर्फ गरीबी रेखा वाले को ही मनरेगा में रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का संबंध किससे है?
तो चलिए बताइएगा सौभाग्य योजना का जो संबंध है 19 नंबर में, वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? सौभाग्य योजना है दोस्तों ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के उद्देश्य से आपके संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है। यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण से संबंधित आपके हैं सौभाग्य अर्थात प्रधानमंत्री सहज बिजली घर। याद रखिए सौभाग्य योजना को ही बोलते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। याद रखिए यहाँ पर आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चलिए बताइएगा कि भारत में नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि इनमें से क्या रही है? ऑप्शन में से क्या राइट हो जाएगा, इसका जवाब देना है। चलिए भाई 20 नंबर का ऑप्शन देना है। और जितने लोग यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद लिख देंगे, हमारा और आपका परिचय भी बना रहेगा कि नहीं आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल के सदस्य हो गए हैं। और जब डेली ऐसे हमारी प्रक्रिया होगी तो 2-4 बार में आपकी पहचान और हमारी पहचान भी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखो 20 नंबर आपसे कह रहा है, तो 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1997 से आपके 2002, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ये देखिए जो संघवाद है ये किस देश से लिया गया है? तो संघ दोस्तों ये संघवाद जो लिया गया है ये लिया गया है कनाडा से, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान मूल पाठ में कितने भागों में विभाजित है? अर्थात जो भारतीय संविधान है, क्या भारतीय संविधान है ये मूल पाठ में कितने भागों में विभाजित है? अर्थात कितने भाग है? मूल भाग पूछा गया है, मूल भाग। तो मूल भाग क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ऑप्शन सी 22 भाग। क्या हो जाएंगे? 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद ये मूल पाठ में आपके थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया जो कि सबसे सरल क्वेश्चन आपका आ गया है, भारत संघ में राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए भारत संघ में राज्यों की संख्या कितनी है? 23 नंबर आपको देना है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारत संघ में राज्यों की संख्या, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर या बी नंबर, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए 28 कितने हैं? तो 28 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 28 राज्य हैं और 8 आपके क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के भाग थर्ड का जो संबंध है वो किससे है? तो भारतीय संविधान का भाग थर्ड जो आपका है किससे है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल अधिकार से हो जाएगा। मूल अधिकार की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर 12 से लेके आपके 35 तक जो आपके दिए हैं ये आपके मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व होता है किसके पास होता है? चलिए कमेंट करें, लॉक करें जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों का, अर्थात आपका उच्चतम न्यायालय और आपका यहाँ पर आपका उच्च न्यायालय। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर आपका जो 32 होता है उसके तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल नंबर 226 जो होता है वो आपका उच्च न्यायालय होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चलिए जवाब देना है, मन लगा कर पढ़ें, है ना, क्लास में कंसंट्रेशन बनाए रहें, मतलब एक प्रकार से ऐसे देखें कि हाँ वाकई में हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बातों में नहीं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप लोग नोट जरूर किया करें, क्योंकि अभी से जब नोट करेंगे, अपनी नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के समय बढ़िया रिवीजन आप कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो भैया वायुमंडलीय दाब को कैसे माप सकते हैं? देखिए 26 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर बैरोमीटर से। किससे माप सकते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। अच्छा यहाँ पर ये दिया है बैरोग्राफ क्या होता है? बैरोग्राफ दोस्तों, बैरोग्राफ क्या होता है? वायुमंडल के दाब में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, क्या वायुमंडल में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो होता है बैरोग्राफ से, उसे मापा जाता है। यहाँ पर दोस्तों दिया है मैनोमीटर। ये मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर से क्या करते हैं? गैस दाब मापते हैं, याद रखिएगा गैस का दाब। यहाँ पर हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। तो चारों क्लियर हुए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्न में से विद्युत धारा का मात्रक इनमें से क्या है? चलिए वेलकम है भाई, वेलकम है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर में, तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युत धारा एम्पियर, ऑप्शन आपका सी नंबर है, लॉक हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, आइंस्टीन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विटामिन B1 का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। क्या है? थायमिन।
ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछे B2 का नाम क्या होता है, B7 का बताइए पहले। यहाँ पर B7 और B7 का होता है क्या, बायोटीन होता है, याद रखिएगा। B7 का होता है क्या, यहाँ पर बायोटीन होता है। B5 का होता है क्या, तो आपको पेंटोथिन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये B5 का रासायनिक नाम आपका है। और यहाँ पर राइबोफ्लोविन बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पर बताइए राइबोफ्लेविन, यहाँ पर विटामिन B2 का होता है क्या, तो यहाँ पर राइबोफ्लेविन होता है। तो इस प्रकार से ये चारों पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। चलिए बताइए, विषाणु द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टिटनेस, प्लेग, पोलियो या सिफिलिस, क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पोलियो हो जाएगा। ठीक है, विषाणु द्वारा होने वाला ये रोग आपका है पोलियो, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों जो आपका टिटनेस है, प्लेग है, सिफिलिस है, ये आपके जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गुप्त का विलोम क्या होता है। चलिए बताइएगा, गुप्त का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे गुप्त, और इसका हो जाएगा क्या, प्रकट हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर ए, गुप्त का हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए, गांठ का पूरा मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या मालदार। तो दोस्तों यहाँ पर होता है मालदार। क्या होता है, धनी या मालदार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत दिया गया है। यहाँ पर दिया है लोहा लेना, मतलब सामना करना, मतलब ये देखा जाए तो ये पॉइंट तो आपका सही लग रहा है। ठीक है, फिर दिया गया है रास्ता नापना, कह रहा है आकलन करना, क्या सही है क्या। रास्ता नापना मतलब होता है चले जाना। तो दोस्तों ये बी नंबर गलत दिया गया है, क्योंकि मुहावरा पूछा गया था और गलत है। रास्ता नापना मतलब होता है चले जाना, बोलते हैं ना वो तो रास्ता नाप गए, है ना। तो यहाँ पर आपका बी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है उड्डयन का संविच्छेद का सही इनमें से कौन सा है। उड्डयन पिछली बार भी पूछा गया था। उड्डयन का होता है क्या, व्यंजन संधि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से थ्योरी वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो उड्डयन का हो जाएगा उत्धन डयन, उत्धन डयन, मतलब ऑप्शन जो आपका है ए नंबर है राइट हो जाएगा। और ये क्या है, आपका व्यंजन संधि है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सी हो जाएगा। यहाँ पर 35 नंबर में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी देखा जाए तो आपका यहाँ पर क्या, सुषुप्त तो गलत दिया गया है साफ साफ, रचयिता भी गलत दिया गया है, सृष्टा गलत दिया है, बी हो जाएगा ये दृष्टा, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है दृष्टा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मालदीव भारत के मिनी काय द्वीप से कितने डिग्री द्वारा अलग होता है। बताइएगा कि मालदीव भारत के मिनी काय द्वीप से कितनी डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करें जल्दी से, यहाँ पर आंसर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है मालदीव। यहाँ पर जवाब लगभग सभी का सही आ गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है दोस्तों, ये मालदीव और मिनिकाय से क्या होता है, अलग होता है। तो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ ले 10 डिग्री चैनल, क्या 10 डिग्री चैनल, ये क्या हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार जो होता है वो अलग करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तुर्की की मुद्रा क्या है। चलिए 47 नंबर में तुर्की की मुद्रा क्या है। और ये मुद्रा वाला जो क्वेश्चन होता है जो हम बताया करें, उसको कॉपी में जरूर नोट कर लिया करें, ताकि डेली रिवीजन कर पाएं। अब ये तो नहीं ढूंढोगे कि नहीं सर जी ने मॉडल पेपर 2 में बताया था कि तुर्की की मुद्रा क्या है। तो ये क्या होगा, जो मुद्राएं होती हैं इनको डेली पढ़ेंगे ना तो रट जाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं रट पाएंगे। देखो यहाँ पर दिया गया तुर्की की मुद्रा, और तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा है। क्या है, लीरा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम आपसे पूछे डांग कहाँ की है, डांग दोस्तों वियतनाम की है। कहाँ की है, वियतनाम की है, वियतनाम की है ये आपकी मुद्रा, याद रखिए। यहाँ पर क्या तो जानते हैं किसका है, म्यांमार की है। किसकी है, म्यांमार की जो आपकी है वो आपकी क्या थे, याद रखिएगा। ठीक है। और सुम कहाँ की है, तो सुम है उज्बेकिस्तान की। कहाँ की, उज्बेकिस्तान की है, उज्बेकिस्तान की है, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान की। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गोवा की राजभाषा निम्नलिखित में से क्या है। गोवा की राजभाषा इनमें से क्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, जो कि देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका राज्य कौन है, गोवा। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर एक आपका पड़ता है कोंकण तट, है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जिसका भी आ गया है सी नंबर है कोंकणी यहाँ की क्या है, भाषा है। अगर हम आपसे पूछे मलयालम कहाँ की है, तो क्या जवाब देंगे, मलयालम, जो कि पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पर लक्षद्वीप जो आपका है, लक्षद्वीप है ना, और यहाँ पर केरल, वहाँ की आपकी मलयालम है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि आपके लक्षद्वीप की क्या है, तो आप कहेंगे मलयालम है।
आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा इनमें से क्या होती है। तो भाई राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो याद रखिएगा 30 वर्ष की अवस्था अर्थात 30 वर्ष होना आवश्यक है, 30 वर्ष की उम्र होनी आवश्यक है। वहीं पर अगर लोकसभा होता तो लोकसभा के लिए आपकी 25 वर्ष हो जाती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी लोग दे सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए ए नंबर लॉक किया जाए, यहाँ पर 28 फरवरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछे 24 फरवरी को क्या मनाते हैं तो 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। यहाँ पर 21 फरवरी को क्या मनाते हैं तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और 4 फरवरी तो आप लोगों को मालूम होगा कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आप सभी का जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी नंबर है, यहाँ पर द हेग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं ये आपके कहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर औरंगाबाद में है या मुंबई में है या हैदराबाद में है या आपके अहमदाबाद में है। और इसमें देखा जाए तो इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं और यहाँ पर लगातार गलती कर रहे हैं। यहाँ पर एलिफेंटा पूछा गया है, एलिफेंटा पूछा गया है और एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में हैं जो कि आपके महाराष्ट्र में है। इसका आंसर बनेगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। और अभी तक जितने लोगों ने जवाब दिया है सबने गलत दिया गया है, यही है आपकी कामयाबी। इसीलिए कहते हैं कॉपी में नोट किया करें। हम डेली आपको पढ़ाते हैं कि भैया कॉपी में जब तक नोट नहीं करेंगे ना तो ऐसी क्वेश्चन आप लोग जरूर गलत कर देंगे। और अच्छे से अच्छा होशियार बच्चा भी दिक्कत कर देता है, ठीक है। भी एग्जाम में कहता है यार पढ़ा बहुत था लेकिन फंसा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। कॉपी में नोट किया करें, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे हमेशा गलती होने के चांस होते हैं। यहाँ पर दिया है हार्नबिल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। बताइएगा हार्नबिल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर है, नागालैंड में किया जाता है। दोस्तों दिसंबर महीने में, कब है, दिसंबर महीना के प्रथम सप्ताह में इसका आयोजन होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इसरो उपग्रह केंद्र जो आपका स्थित है ये आपके कहाँ पर है। तो दोस्तों इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है, आपके बेंगलुरु में है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, बेंगलुरु में है। और यह केंद्र जो आपका है उपग्रह परियोजनाओं को डिजाइन करता है, निर्माण करता है, परीक्षण करता है और उसका प्रबंध करता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले या भारतीय मूल के प्रथम लेखक इनमें से कौन है। चलिए मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम लेखक आपके कौन हैं, ये है आपके वी.एस. नायपॉल। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर है। इनकी काफ़ी किताबें आपकी पूछी गई हैं, है ना, इनकी किताबें बहुत पूछी जाती हैं। और इनको ये जो पुरस्कार दिया गया था 1971 में दिया गया, क्या वो 1971 में दिया गया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य इनमें से कौन हो गया है। चलिए कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला जो आपका राज्य बन गया है इनमें से कौन बन गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ये है आपका सी नंबर, महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। लगभग मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी आपकी कौन बन गई है। जो प्लास्टिक का कचरा होता है ना, उसको रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित किया जाएगा, पुनः से उसको बनाया जा सकेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। क्या नाम है, रिलायंस समूह। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सर्कुलर पॉलीमर में बदलने वाली ये पहली भारतीय कंपनी आपकी बन चुकी है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। गुड इवनिंग। चलिए 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपके गुजरात में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो आपके गुजरात में हुआ है। और ये 12वां दिव्य कला मेला आपका आयोजित किया गया है। कब किया गया था, तो 29 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आपका किया गया था। यहाँ पर इस मेले में जो आपका राष्ट्रीय दिव्यांगजन है ना, उनके बारे में इस कह सकते हैं ज़्यादा फोकस किया गया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बिल्कुल स्टार लगाइएगा, ये बिल्कुल आपका एमपी पॉइंट है। इसमें थर्ड मतलब आपको 3 स्टार देना है इस क्वेश्चन के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए आपका एमपी पॉइंट है।
ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की है और नाम क्या है, कहेंगे पिंकी इनका नाम है ना। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है कि भैया उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर के अरौरा के रामपुर है ना जो पड़ता है, तो वहाँ की ये है बेटी कौन, पिंकी है। और इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ है ना मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त कर लिया है, ताकि यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द होता है कि मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, इस्माइल पिंकी भी इनका नाम दिया गया, उपनाम इस्माइल पिंकी भी है। देखो कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है। यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया ये आपका मिला है कहाँ पर है, यूएसए में। यूएसए जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये साल्टन सागर के नीचे विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार की आपकी खोज की गई है, लगभग 18 मिलियन टन आपका लिथियम है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 52 वर्षों बाद किस देश की रानी मार्गन द्वितीय ने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दिया है। 52 वर्षों के बाद किस देश की रानी मार्गेथ द्वितीय ने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दिया है। तो दोस्तों ये हैं आपके डेनमार्क की हैं, कहाँ के हैं, डेनमार्क की हैं। ऑप्शन में आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। कह रहे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हैं आपके रविंद्र कुमार त्यागी। कौन है, रविंद्र कुमार त्यागी को 1 जनवरी 2024 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने रविंद्र कुमार त्यागी को श्रीकांत कांदुपिया के स्थान पर यहाँ पर नियुक्त कर लिया गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही किस देश में मचाई है। अब आप समझ सकते हैं कि 7.6 का भूकंप बहुत खतरनाक होता है ना, क्लियर है, बहुत खतरनाक आपका ये समझ सकते हैं कि 7.6 तीव्रता का भूकंप बहुत खतरनाक होता है, विनाशकारी होता है। तो दोस्तों ये आपका हुआ है कहाँ पर, जापान में आया है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, जापान के इस्कावा प्रांत में आया है ना, नोटो प्रायद्वीप के पास आया है 7.6 तीव्रता का भूकंप, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 1000 से अधिक घर नष्ट भी हो गए हैं इस कह सकते हैं घर के इस भूकंप से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। चलिए आप जवाब देना है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ये आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रूस की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, तो रूसी राष्ट्रपति थे आपके व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर रूस की 2024 में अध्यक्षता की शुरू की है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अब ये समूह कितना हो गया है, ये जो समूह है आपके 10 देशों का समूह आपका हो चुका है, ठीक है ना। जो ब्रिक्स आपका है ये जो आपका है, अब ये क्या है, 10 देशों का संगठन आपका बन चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से आपके देखिए मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात है। इन नए सदस्यों को भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया है। तो कुल आपके 10 सदस्यों का ये समूह आपका बन चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला आपकी कौन बनी है। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला आपकी हैं, इनका नाम है ऑप्शन सी नंबर है नादिया नाम क्या है, नादिया कैल्विनो इनका नाम है। दोस्तों याद रखिए 1 जनवरी 2024 को ये स्पेन की नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि डेली क्लास में हमने बताया है कुछ ना कुछ सीखने का आपको जरूर मिलेगा, तो ध्यान मुद्रा में आपको सुनना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डेली आपको मिलेंगे और डेली आपको बेहतर रिवीजन आपका होगा। यहाँ पर देखो दिया गया है ग्रेमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत क्षेत्र में, है ना। ये संगीत का नोबेल कहते हैं, याद रखिए ग्रेमी पुरस्कार को संगीत का नोबेल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला रेमन मैग्सेस, दोस्तों रेमन मैग्सेस ये लोक सेवा नेतृत्व या पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। यहाँ पर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। अगला है तानसेन पुरस्कार, दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार, ये दोस्तों मह बुकर पुरस्कार या नॉवेल के लेखक आपका है। यहाँ पर आपका अगला है बॉबिल पुरस्कार, एक कृषि से है। कलिंग पुरस्कार जो ज्यादा पूछे जाते हैं उन पर फोकस ज्यादा करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कलिंग पुरस्कार, और कलिंग पुरस्कार दिया जाता है आपके विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, धन्वंतरी पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला दिया गया भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। शौर्य चक्र आपका होता है सेना में दिया जाता है। अशोक चक्र दोस्तों देखो अशोक चक्र जो होता है, अशोक चक्र ये मिलता है नागरिक को, किसी भी नागरिक को पुलिस और रक्षा के लिए होता है। परमवीर चक्र होता है सेना में आपको दिया जाता है। व्यास सम्मान आपका साहित्य के लिए आपका दिया जाता है, ठीक है। और भारत रत्न जो दिया जाता है वो जानते हैं कि कला और विज्ञान आदि के क्षेत्र में दिया जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में, साहित्य अकादमी साहित्य में है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है आर डी बिड़ला अवार्ड, क्या है, आर डी बिड़ला अवार्ड आपका मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार ये आपके खिलाड़ी को दिया जाता है, अर्थात खेल में जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार जो आपका दिया गया है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है कोच को दिया जाता है, जो आपका कोच होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। तो दोस्तों एकलव्य पुरस्कार भी आपके खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिल्म को दिया जाता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक अभी आपका सॉन्ग इंडिया का एक सॉन्ग आया था जिसको ऑस्कर पुरस्कार से नामित किया गया है, उस सॉन्ग का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कौन सा गाना है जिसको इस बार को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों वो आपका ट्रिपल आर का है ना। ट्रिपल आर का कौन सा है, नाटू नाटू है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात ये फिल्म पुरस्कार है। यहाँ पर नंदी पुरस्कार ये फिल्म पुरस्कार आपका है। पद्म विभूषण ये सामाजिक गतिविधियों में योगदान देने के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार ये सामाजिक गतिविधियों में, पद्मश्री भी आपकी सामाजिक गतिविधियों में दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों ये पुलित्जर पुरस्कार एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। यहाँ पर सरस्वती सम्मान साहित्य में होता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपकी फिल्म के क्षेत्र में। यहाँ पर गोल्डन लायन है ना, ये भी फिल्म में है, और यहाँ पर पाम भी क्या है, फिल्म में ही आपका दिया जाता है। अब यहाँ पर नोबेल पुरस्कार तो आप लोग जानते हैं 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार ये शांति और मानवता के पुरस्कार का है। महात्मा गांधी ये शांति मानवता के लिए पुरस्कार आपका होता है। तो पुरस्कार से जो भी क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में है, हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व के कुछ प्रमुख आपके धरोहर हैं जिनको से यहाँ पर कहा जाता है कि कौन से स्थल कहाँ पर आपका है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा और डायरेक्ट पूछेगा कि ताजमहल जो है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ताजमहल जो आपके है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि इसका जो क्या हुआ था, ये धरोहर में शामिल हुआ, कब शामिल हुआ था, तो आपके 1983 में शामिल हुआ था ताजमहल, जो आपके आगरा में है। आगरा का किला आपके कहां पर है, तो आपके यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये भी पड़ेगा। यहां पर एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है, कहां पर है, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहां पर है, तो आपके महाराष्ट्र में है। कोडार का सूर्य मंदिर कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। महाबलीपुरम में स्मारकों का मंदिर कहां पर है, आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। यहां पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में है। यहां पर देखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आपके असम में है, कहां पर है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आपके असम में है, जो कि एक सींग के गहने के लिए आपका जाना जाता है। खजुराहो समूह के स्मारक, तो दोस्तों यहां पर देखो दिया गया है खजुराहो समूह के स्मारक ये कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में आपका है। गोवा के चर्च एवं कावेंट ये गोवा में ही पड़ता है। हम्पी के स्मारक ये कहां पर है, तो आपसे पूछेगा हम्पी के अवशेष कहां मिलते हैं, तो आपके कर्नाटक में है। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी आपके याद रखिए उत्तर प्रदेश में, आपका फतेहपुर सीकरी आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बताइएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा की गुफाएं अभी आपने पढ़ा था, देखो हमने बताया जो भी हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम से ही रिलेटेड पढ़ाएंगे, इधर उधर से नहीं पढ़ाएंगे। जो आपको पढ़ना है डेली हम रिवीजन कराते रहेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग क्लास से भाग भी जाओगे लेकिन हम क्लास से जरूर देंगे, क्योंकि हमको देना है रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट जब देते हैं तभी आप लोग जुड़ते हैं और हर साल जुड़ते हैं, हर साल प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हम बार बार इन चीज़ों को रिवीजन कराते रहते हैं हर क्लास में। वैसे सिलेबस इतना नहीं है, लेकिन जब बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ाएंगे तो आपको कैसे नहीं रटेगा, जरूर रटेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे नंबर आए। यहाँ पर देखो दिया गया एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगला देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है महान चोल मंदिर, तो दोस्तों महान चोल मंदिर कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। यहाँ पर देखो नंदा देवी और फूलों की घाटी ये दोस्तों कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। याद रखिए नंदा देवी फूलों की घाटी ये कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। सांची के बौद्ध स्मारक ये कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। कुतुब मीनार और इसके स्मारक कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा ये आपका मॉडल पेपर मिलेगा, बार बार मिलेगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है, याद रखिए दिल्ली में। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है भारत की पर्वतीय रेल जो दार्जिलिंग रेलवे कहते हैं, नीलगिरी कालका शिमला रेलवे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दार्जिलिंग क्या है, पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। और दोस्तों यहाँ पर कालका शिमला कहाँ पर है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। लाल किला कहाँ पर है, आपके नई दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर जो कि आपका बोध गया में, ये कहाँ पर आपके है, बिहार में है। भीमबेटका से दोस्तों बहुत अवशेष पाए गए हैं, भीमबेटका से काफी अवशेष पाए गए हैं। भीमबेटका का संबंध कहां से है, तो आपके मध्य प्रदेश से है। कहां से है, मध्य प्रदेश से है। और अगला देखो दिया गया है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल
पूर्व में दोस्तों इसे विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते थे और ये कहां पर आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा, मुंबई। अगला आपसे दिया गया जंतर मंतर। दोस्तों जंतर मंतर सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, ये जयपुर में है और जयपुर कहां है, राजस्थान में है। राजस्थान के पर्वतीय किले की बात करते हैं तो राजस्थान में होंगे, यहाँ पर चित्तौड़ का किला। दोस्तों आपका चित्तौड़ का किला कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है। अगला दिया है आमेर का किला, तो आमेर का किला राजस्थान में जयपुर में। कुंभलगढ़ ये भी राजस्थान में। जैसलमेर किला राजस्थान में। रणथंभौर किला ये आपके राजस्थान में, सवाई माधोपुर में आपके हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं तो 4-5 पॉइंट और बचे हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण ये पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। रानी की वाव ये आपका पाटन में है, अर्थात गुजरात में है। रानी की वाव कहां पर है, आपके पाटन, जो कि आपके गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला दिया है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो दिया है ये आपके सिक्किम में है। नालंदा महाविहार जो आपका है ये बिहार में है। ठीक है ना। यहाँ पर ऐतिहासिक शहर दोस्तों, ऐतिहासिक शहर दोस्तों अगर पूछे ऐतिहासिक शहर तो ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। मुंबई की विक्टोरिया, गुर्थ और आर्ट डेको ये आपके मुंबई में है। जयपुर शहर कहां पर है, राजस्थान में है। और अगला दिया है रुद्रेश्वर रंपा मंदिर, क्या रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर ये आपके तेलंगाना में है। और धौलावीरा कहां पर है, तो आपके गुजरात में। अब यहां पर लास्ट में एक पॉइंट आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि जो आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे भारत में, वो आपके कौन शामिल कहेंगे, अभी हाल ही में। तो हाल ही में कहेंगे यहां पर 2021 में 2 स्थान आपके हुए थे। एक रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर जो कि 2019 में ये आपके धरोहर में शामिल किया गया। धौलावीरा जो कि आपके गुजरात में है 2021 में शामिल किया गया। तो लास्ट के 2 पॉइंट ये याद रखना है कि इनको धौलावीरा में 2021 में शामिल किया गया था। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए पढ़ने में। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।